हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड और इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दैट विल रिवॉल्व अराउंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं 2024 और 2025 के। तो पिछले जो आपके 4 अटैम्प्ट्स रहे हैं, उन चारों अटैम्प्ट्स की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो पीवाईक्यूज़ है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई वेरी फर्स्ट बैच दैट इज़ धुरंधर बैच 1.0 टू यू। तो ये 10 मार्च से हमारा बैच जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये जून 2026 को टारगेट कर रहा था। तो अभी जो ये बैच है आपका, ये तो वाइंड अप हो चुका है। तो अगर आप इसके नोट्स अवेल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब आपने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, कोई टॉपिक तो नहीं रह गया है या कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगता है और आप चाहते हैं कि आप उसके नोट्स आपको मिल जाएँ, ठीक है, आपको ईजी टू रीड नोट्स जो है वो मिल जाएँ, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप इस ग्रुप के ऊपर मैसेज कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप मैसेज कीजिए। नहीं तो आप ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक देख रहे हो, ये मेरी ईमेल भी है, इसके ऊपर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं जो नोट्स हैं वो अवेल करवा दूँगी, बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैं वो नोट्स जो है वो आपको अवेल करवा रही हूँ। अगर आप एक एक यूनिट, आपको लगता है कि आपकी स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स जो है वो आपको मुश्किल लगती है या आपको लगता है कि मैथ्स आपको मुश्किल लगती है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल यूनिट के नोट्स भी लेना चाहते हो तो आप वो भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी कॉस्ट रहने वाली है एंटायर यूनिट्स की, सारी की सारी यूनिट्स अगर आप लेना चाहते हो, 10 के 10 यूनिट्स लेना चाहते हो अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स की, सो उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 1499 की, ठीक है। तो आपको कॉस्ट जो वो पड़ रही है दैट इज़ 1499 रुपीज़। तो 1500 के अंदर आप सारे के सारे अपने 10 यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो अवेल कर सकते हो। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स चाहिए तो उसकी कॉस्ट आपकी पड़ रही है 250, ठीक है। तो 250 पर आप एक, अगर आप यूनिट जो है उसके नोट्स अवेल करना चाहते हो तो आप 250 पर वो अवेल कर सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैंने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। अब आपके नोट्स किस तरीके के होते हैं, नोट्स के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, मैंने पीवाईक्यूज़ भी सारे उसके अंदर डाले हुए हैं, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज़ मैंने उसमें डाले हुए हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलती है। और जो बच्चे मेरे साथ धुरंधर बैच 2.0 को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो मेरे बैच में आके खुद से पढ़े, तो बैच के अंदर आपको नोट्स तो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है, नोट्स उसका पार्ट होता है आपका। तो ये तो हमारे पुराने बैच की जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर है। जो नया फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी आफ्टर दिस अटैम्प्ट, जब आपका जून 2026 का अटैम्प्ट हो जाएगा तब मैं उसे भी आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी है 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई को उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। 15 जुलाई से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, एक बार आपका ये वाला जो जून अटैम्प्ट है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि आजकल आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो लीक हो रहे हैं। मैं ऐसा अपने मुँह से नहीं निकालना चाहती हूँ, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये वाला अटैम्प्ट हो जाता है समाप्त, तो मैं जल्दी ही आप सबके साथ फीस स्ट्रक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। आप जो भी आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, वो आपके हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। हमेशा वो हाइब्रिड आपको मिलेगा ही मिलेगा माइक्रो का विद योर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कम ही में देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के, ज़्यादातर वो माइक्रो के साथ ही जुड़े हुए होंगे, तो उन्हीं को हम साथ साथ करते चलेंगे। जो आपके माइक्रो के न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ सॉल्व होते चले जा रहे हैं, उनको भी हम करते रहेंगे, ताकि माइक्रो के टाइम पे फिर हमें दोबारा से रिपीट ना करना पड़े उसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस डिमांड फंक्शन, ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, प्राइस आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q माइनस का साइन, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, यही आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का। या फिर अगर जो हमने मैथमेटिक्स के हिसाब से इलास्टिसिटी सीखी है वो क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाय वाई, ठीक है। अब x क्या है यहाँ पर, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड फंक्शन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिमांड होता है, यानी कि ये y की जगह पर आएगा। प्राइस क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि ये x की जगह पर आएगा। तो आप देख लो, x की जगह पर प्राइस है और y की जगह पर क्वांटिटी है, डिमांड है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो आपका मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहा है इलास्टिसिटी का, वही आपका डिमांड में भी लगेगा, वही सप्लाई की इलास्टिसिटी में लगेगा, सब कॉन्सेप्ट्स में वही लगेगा, ठीक है। चलो
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी क्या है, सिंपल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, d इज इक्वल्स टू 64 माइनस 8p, तो डेल d अपॉन डेल p दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8, सो दिस विल बी माइनस 8 इंटू पी बाय क्यू। पी कितना दे रखा है आपको 6, क्यू आपको निकालना है यानी कि d की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। तो दिस इज 64 माइनस 8 इंटू 6, 64 माइनस 6 8 48, दिस इज 14 माइनस 8 6 5 16, ठीक है, दिस इज 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3, तो दिस विल बी 3, तो आप 3 से मैच कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन आपको गिवन है तो सिंपल आप क्या लगाओगे, अब फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता है बस विद पॉजिटिव साइन। ED इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, बस पॉजिटिव साइन होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, नॉट ED, इट इज ES, ठीक है। चलो तो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी क्या हो जाएगा, एस आपको दे रखा है माइनस 25 प्लस 5p, तो डेल एस बाय डेल पी कितना हुआ है, या डेल क्यू बाय डेल पी कितना हो गया 5, सो यहाँ पे हमने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस आपको कितना गिवन है 10, क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 प्लस 10 इंटू 5 50, 50 माइनस 25 25, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 2, तो 2 के साथ आप मैच कर सकते हो, ये आपका फोर्थ हो गया इसका। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ MR व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू 8 एंड ED इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, MR इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मॉड्यूलस, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं अब वैल्यूज़ को। MR आपको निकालना है, प्राइस 8 है, इलास्टिसिटी 4, प्राइस है 8 1 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 4 माइनस 1 3 बाय 4 2 2 3 द 6 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ MPPL नहीं है, ये MPL है, ठीक है, दिस इज MPL when VMPL is 12 and price is equals to 3, so VMPL क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो, सो दिस इज़ नथिंग बट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो VMPL आपको कितना गिवन है 12, प्राइस आपको कितना गिवन है 3, आपको क्या निकालना है MPL निकालना है, तो MPL आपका सीधा सीधा कितना हो गया 12 अपॉन 3 विच इज़ 4, ओके, तो 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विच इज़ योर सेकेंड पार्ट। इसके अकॉर्डिंगली आप मैच कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 80 माइनस 3Q, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है TC इज इक्वल्स टू 120 प्लस 8Q, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड आउट करना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ी सी झोल है, ठीक है, जिस हिसाब से इसमें आंसर दिया हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा झोल है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। हर ऑप्शन में आपको क्या गिवन है कि मैक्सिमम रेवेन्यू आपको निकालना है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। बट जब आप रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपकी ना तो क्वांटिटी की वैल्यू 3 आती है, ना 12 आती है, ना आपके मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू 528 और 213 आती है। तो फटाफट से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहीं ये हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से तो नहीं दे रखा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है तो यहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछना चाहिए था, ना कि मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू आपको रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से मिलेगा, ना कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कंडीशन से, ठीक है। प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कंडीशन से आपको प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना कि रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको रेवेन्यू की मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उसको पूछने का तरीका गलत है, या तो इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट पूछना चाहिए था, उसकी वैल्यू गिवन देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपको पूछी है और आंसर उसके अकॉर्डिंगली फिर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं।
बट अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चा तो फिर कंफ्यूज ही हो जाएगा कि अब किसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना उस टाइम पर कि ये NTA का पेपर है, तो इस तरीके की सिली चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करो। अगर रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व कर लो। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो आपको गिवन है, टोटल रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा विच इज़ नथिंग बट प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो कर लेते हैं हम इसको, प्राइस इंटू क्वांटिटी 80 माइनस 3Q इंटू Q विच इज़ 80Q माइनस 3Q स्क्वायर। अब आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। दिस इज़ 80Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 120 माइनस 8Q। टोटल कॉस्ट मैंने इसमें से माइनस कर दी है। दिस इज़ माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 72Q माइनस 120। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डेल पाई बाय डेल Q इक्वल्स टू माइनस 6Q प्लस 72 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो एक तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पर कि मैक्सिमम रेवेन्यू अकर्स एट आउटपुट इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें आप पुट कर सकते हो Q की वैल्यू 80Q माइनस 3Q स्क्वायर के अंदर। तो दिस इज 80 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 0 8 9 नहीं 16 960 माइनस दिस इज़ 144 इंटू 3। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो मैक्सिमम रेवेन्यू का आएगा वो 528 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पेपर के अंदर अभी भी आगे भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको दिखेगा कि कितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं आपके पेपर के अंदर। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें उसमें गलत है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना चाहिए, बट आंसर की में वो उसे ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि अगर वो ऐसे ड्रॉप करने लग गए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ड्रॉप हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा मैक्सिमम रेवेन्यू करके, पहला तो इसके अंदर स्टेप यही होना चाहिए कि आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करो। जब आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करोगे तो आपके आंसर्स नहीं निकल कर आएंगे। फिर आपको सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देखो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है NTA वालों का दिमाग कभी भी घूम जाए। अब वो आपको अगली बारी आंसर जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के हिसाब से वो आपको आंसर्स दे दे। तो पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको यही होना चाहिए कि आप रेवेन्यू को ही मैक्सिमाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। वो क्या कह रहा है, मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो देखो कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि आप अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दो, ठीक है। आप पोजीशन चेंज कर दो अपने मैट्रिक्स की, तो उसका एडिशन पे फ़र्क आता है या उसके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फ़र्क आता है। सिंपल, अगर मैं A प्लस B लिख रही हूँ या मैं B प्लस A लिख रही हूँ वेयर A एंड B आर मेट्रिसेस, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है। तो चाहे आप A में B को प्लस करो, चाहे आप B में A को प्लस करो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैट्रिक एडिशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है बट मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, अगर मैंने AB किया है, A के अंदर मैंने B को मल्टीप्लाई किया है, दिस इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू BA, ठीक है। तो अगर मैं इनकी पोजिशनिंग चेंज कर रही हूँ तो इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है बट आपकी एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। तो ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, पोजिशनिंग का चेंज हो जाना। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है पेयर वाइज एडिशन या फिर पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, यानी कि मैं पहले लास्ट वाले दोनों को प्लस करके फिर फर्स्ट में ऐड कर दूं या फिर मैं फर्स्ट वाले दोनों को ऐड करके लास्ट में थर्ड वाले से ऐड कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है, दिस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये होती है। नेक्स्ट आ जाओ अब आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है क्या वो भी एसोसिएटिव होती है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो A
इंटू बी सी, अगर आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पेयर वाइज यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ए और सी गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी एंड डी आपका आंसर होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब देखो आपको ये जो क्वेश्चन है वो दे रखा है उसी में से, एलपीपी प्रॉब्लम में से ही, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल कहाँ पर होगा, बेस्ट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन, नो, बेस्ट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। आपके फिजिबल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो आपके सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है। सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले आपके सॉल्यूशंस होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। उन्हीं फिजिबल सॉल्यूशन में से एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन वायलेटिंग एटलीस्ट वन कंडीशन, ठीक है। आपका एक कंडीशन एटलीस्ट उसके अंदर अगर वायलेट हो रही है, यानी कि वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किसी भी एक कंडीशन को वो एटलीस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, इनफीजिबल सॉल्यूशन होता है। फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा आपके सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। इनफीजिबल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी भी एक को या एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ना करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनफीजिबल सॉल्यूशन, ये डी हो जाएगा। इसका हो गया आपका सेकेंड। यूज्ड व्हेन देयर आर लेस देन और इक्वल्स टू टाइप इनइक्वालिटीज, इसको मैं ठीक करके आपको भेजूंगी, वैसे मैंने ठीक किया था, शायद मैंने पीडीएफ दूसरी खोल ली है, ठीक है। तो ये आपका है लेस देन इक्वल्स टू, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो लेस देन इक्वल्स टू में कौन सा वेरिएबल यूज़ होता है, स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्लैक का मतलब क्या होता है, कम, वो किस में यूज़ होगा, लेस देन इक्वल्स टू टाइप इनइक्वालिटीज़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ज़्यादा वाला वेरिएबल, तो ज़्यादा वाला किस में यूज़ होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप वाली इनइक्वालिटीज़ के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। ओके, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है एपी और जीपी में से, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बच्चों को पहले से इनकी प्रॉपर्टीज़ पता भी होती हैं, बट अगर नहीं पता है तो राइट डाउन कर लो, आपको इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी जो क्वेश्चन आया है आपको रिसेंटली, वो आपको प्रॉपर्टी बेस्ड आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से दिखता है, दिस इज़ योर टर्म ए, नेक्स्ट टर्म विल बी a प्लस डी, इसकी पहले वाली टर्म विल बी a माइनस डी, दिस विल बी a प्लस 2d एंड इससे पहले वाली टर्म विल बी a माइनस 2d, यानी कि इन दोनों सारी टर्म्स के बीच का जो भी आपके सक्सेसिव टर्म्स हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। a में से आप a माइनस d माइनस करो तो d आएगा, a प्लस d में से a माइनस करो d आएगा, a प्लस 2d में से a प्लस d माइनस करो d आएगा। तो ऐसी आपकी सीरीज़ जिनका जो डिफरेंस है, जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम निकल कर आ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। अब इसकी nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म कह लो या nth टर्म कह लो, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, ठीक है, वो क्या होती है, an कह दो या l कह लो, कुछ भी कह लो, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, मतलब सेम ही होता है। दिस इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपकी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है AP के अंदर। और सम ऑफ द n टर्म्स, अगर आपको कुछ n टर्म्स गिवन है, जैसे 5 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, कुछ आपको टर्म्स गिवन है, उन सबका सम आपसे पूछे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज इक्वल्स टू Sn विच इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स का अंडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आ जाओ आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी किस तरीके से दिखती है सीरीज, ये है आपका a, दिस इज AR, दिस इज AR स्क्वायर, दिस इज AR क्यूब, इधर की तरफ आपका हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर टिल, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो सक्सेसिव सीरीज होती है इनके बीच का कॉमन रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि आप AR बाय A करो, चाहे A बाय
ए अपॉन आर करो, चाहे ए आर स्क्वायर बाय ए आर करो, यानी कि हर सक्सेसिव टर्म में से उसकी पिछली वैल्यू का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो सेम रेशियो निकल कर आता है आर, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस सेम था डी, लेकिन यहाँ पर रेशियो सेम होता है आर, ओके। अब इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, nth टर्म आपकी होती है ए आर एन माइनस वन, ठीक है। और इसकी सम ऑफ द nth टर्म इसकी क्या होती है, n टर्म्स, सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है, यानी कि आपको ऐसे ही 20 टर्म्स, 40 टर्म्स, 10 टर्म्स ऐसे कुछ गिवन है आपको, उनका सम क्या होता है, दिस इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेयर आर इज़ मोर देन वन। आपका रेशियो क्या होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ द n टर्म्स हो जाता है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपकी nth टर्म हो जाती है अंडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद टू इनपुट्स, ऐसे आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, वेयर ए इज़ मोर देन जीरो, अल्फा एंड बीटा आर मोर देन जीरो, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट्स आर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट्स हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एल, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज डेल क्यू अपॉन डेल के, ठीक है। यानी कि जो भी आपका फंक्शन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, उसका आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। मार्जिनल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन भी यूज़ हो सकता है, बट इन दिस केस आपको पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो यूज़ करना है। तो इसका निकाल लेते हैं हम। डेल क्यू बाई डेल एल क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पे मतलब के जो है आपका अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाली जो पूरी टर्म है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, दिस इज ए के टू द पावर एल्फा, देन एल बीटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं डेरिवेट, दिस इज बीटा एल टू द पावर बीटा माइनस वन, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ए के टू द पावर एल्फा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एल टू द पावर बीटा, और ये माइनस वन था, यानी कि इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ किससे, क्या कहते हैं, इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ एल से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली दिस इज एल टू द पावर बीटा माइनस वन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एल टू द पावर बीटा अपॉन एल लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वही मैंने किया है, इसको एल टू द पावर बीटा लिख के डिवाइडेड बाय एल किया है, और एक मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, बीटा बच गया। अब ये क्या है, ये पूरी टर्म आपकी क्या है, ये तो आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ओरिजिनल, सो दिस इज नथिंग बट क्यू, सो दिस इज इक्वल्स टू बीटा क्यू अपॉन एल, ठीक है। सो बीटा क्यू अपॉन एल, बीटा क्यू अपॉन एल आपका क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो डी ऑप्शन एक तो ठीक है। दूसरा आ जाओ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर क्या होगा, अब लेबर आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। हियर योर लेबर इज एक्टिंग एज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। इसके रिस्पेक्ट में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ए एल टू द पावर बीटा इंटू एल्फा के टू द पावर एल्फा माइनस वन, ठीक है। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस इज ए के टू द पावर एल्फा एल टू द पावर बीटा, एल्फा एक आपका आ जाएगा यहाँ पर यही वाली वैल्यू, और के क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ क्यू, तो दिस इज एल्फा क्यू अपॉन के, तो एल्फा क्यू अपॉन के आपका कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो आपका ए एंड डी जो है वो ठीक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होते हैं, जब आपके लेबर और कैपिटल जो है उनके आपकी जो पावर्स है उनको ऐड करने पर लेस देन वन आ रहा हो, ठीक है। तो आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की क्या कंडीशन होती है, दिस इज सिंपली एल्फा प्लस बीटा इज लेस देन वन। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की क्या कंडीशन होती है, एल्फा प्लस बीटा मोर देन वन। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की कंडीशन क्या होती है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन। अब ये कब फॉलो होता है, जब आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो ए एल टू द पावर एल्फा एंड के टू द पावर बीटा। तो जो भी आपके लेबर और कैपिटल की जो पावर्स हैं, अगर इनको सम्मेशन आप कर रहे हो वो लेस देन वन आए तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर मोर देन वन आए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इक्वल्स टू वन आए तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पावर्स देख लो, कैपिटल की पावर क्या है 1/4, लेबर की पावर क्या है 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस
2/4 विच इज़ 3/4। तो 3/4 क्या होता है 0.75 विच इज़ लेस देन 1। तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो फर्स्ट पे ही आ रहा है, बट बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। बाकियों को इसलिए चेक करें क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल के ऊपर पावर क्या है अल्फा, और लेबर के ऊपर पावर क्या है 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1, यानी कि इक्वल्स टू 1 आ रही है आपकी वैल्यू। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है इसमें। यहाँ पर आप देखो पावर कितनी है, कैपिटल की पावर कितनी है 1, लेबर की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये क्या है मोर देन 1 है, सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर आप देखो पावर क्या है, के की पावर क्या है 1/2, एल की पावर क्या है 3/2, सो दिस इज व्हाट 4/2 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 3/2, हाँ 3/2, ठीक है 3/2। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4/2 विच इज़ 2। तो आपकी ये कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। आगे चलते हैं। डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालनी है जब प्राइस 5 होगा, ठीक है। तो आपको डिमांड फंक्शन ये गिवन है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है del Q अपॉन del P इंटू P/Q। तो यहाँ से आप del Q बाई del P तो बाद में निकालना, पहले इसमें से Q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Q विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस P कितना है 5 माइनस P² इज़ 25, सो दिस इज़ नथिंग बट 70। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो del Q बाई del P आप निकालोगे, प्राइस है आपके पास 5, क्वांटिटी है आपके पास 70। del Q बाई del P क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, दिस इज़ del Q अपॉन del P विच इज़ इक्वल्स टू -1 माइनस 2P। यहाँ पर आप पुट करो P की वैल्यू, दिस इज़ -1 माइनस 2 इंटू 5 विच इज़ -1 माइनस 10 माइनस 11। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई इसकी -11। अब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी व्हाट, दिस इज -55 अपॉन 70 एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी इन इलास्टिक होगी। मोर देन 1 अगर वैल्यू आती है एज पर आर माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर इक्वल्स टू 1 होता है इलास्टिसिटी तो कैसा होता है यूनिटरी इलास्टिक। अगर मोर देन 1 आती है आपकी इलास्टिसिटी तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या फिर सिंपली इलास्टिक। नेक्स्ट आपका आता है इलास्टिसिटी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 आती है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या फिर सिंपली इन इलास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, अच्छा दूसरा, अगर आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। और अगर आपकी ईडी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है देन दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू क्या थी लेस देन 1 आ रही थी। ये नेगेटिव साइन आपको क्या करना है इग्नोर करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इसका कोई मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल होता है कि आपकी डिमांड और प्राइस के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है विच इज शोइंग योर लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो वैल्यू है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देखनी होती है। दिस इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1, दैट मीन्स इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको डिफरेंस इक्वेशन एक दे रखी है yt + 1 माइनस 1.2 yt इज इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है जनरल एक्सप्रेशन yt का, ठीक है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर t + 1 की फॉर्म में दे रखा है yt + 1 माइनस 1.2 yt इज इक्वल्स टू 0। ये आपको डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है जनरल एक्सप्रेशन निकालना है yt का, जो इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। yt + 1 माइनस 1.2 yt इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको मैं अगर राइट हैंड साइड पर लेकर जाती हूँ तो yt + 1 इज इक्वल्स टू 1.2 yt हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का आप कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड आउट करो। तो yt + 1 डिवाइडेड बाय yt इज कमिंग आउट टू बी 1.2। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू आपकी yt में थी यानी कि टाइम पीरियड t में जो आपकी y की वैल्यू थी इट इज़ 1.2 टाइम्स जो आपकी yt + 1 में वैल्यू होगी, ठीक है। तो yt + 1 की जो वैल्यू है वो yt में जो वैल्यू थी उसकी 1.2 टाइम्स है। तो आपका कॉमन रेशियो कितना निकल कर आ गया है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2। कॉमन रेशियो है आपका 1.2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर y2, अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट कर रही हूँ, t की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी है तो y2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.2 टू द पावर 1 इंटू y1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y3 ले रही हूँ सो दिस इज़ 1.2 टू द पावर 2 y1। अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ दिस इज़
y3 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू y2, पर मुझे पता है कि ये किसके बराबर है, 1.2 टू द पावर 1 इंटू y1 के बराबर, तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ. सो दिस विल बी 1.2 टू द पावर 2 y1, ठीक है. दिस इज़ y3. अगर मैं यहाँ पर y4 लिखती हूँ, सो दिस विल बी 1.2 इंटू y3. अब y3 मुझे पता है कितना है, 1.2 टू द पावर 2 y1. सो y4 विल बी इक्वल्स टू 1.2 क्यूब इंटू y1. ठीक है, ये आपको वैल्यू समझ में आ रही है. तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. हमें यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे y3 की वैल्यू से हमें पैटर्न दिख रहा है, y2 की और y4 की वैल्यू से हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है. तो पैटर्न क्या बन रहा है, दैट yt इज़ इक्वल्स टू 1.2 टू द पावर t माइनस 1 इंटू y1. ठीक है, तो ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको yt का. तो 1.2 तो आपका एज इट इज़ है, जो आपका कॉमन रेशियो है. दिस इज़ t माइनस 1, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड होगा उससे एक पिछले टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है, इंटू y1. y1 इज़ योर बेस. तो यहाँ पर इसका आंसर आप मैच कर सकते हो इसके अकॉर्डिंगली. yt इज़ इक्वल्स टू 1.2 t माइनस 1 y1. ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ द फंक्शन आपसे पूछा है. आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है. आपसे वो रेंज पूछ रहा है. तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रेंज और डोमेन दोनों ही क्या होते हैं. ठीक है, इस पे बेस्ड आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर. रेंज का भी क्वेश्चन आया है तो डोमेन का भी आ सकता है. डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सिंपली द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, जो भी x की वैल्यूज़ आ सकती हैं वो डोमेन होती है. रेंज क्या होता है, रेंज इज सिंपली द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसे आप डोमेन कहते हो. जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं उसे आप रेंज कहते हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आपको इसकी डोमेन निकालनी है. डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन विल बी, अब इस फंक्शन को वैलिड होने के लिए, मतलब रूट जो है इस फंक्शन को वैलिड होने के लिए रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव होना चाहिए. अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका फंक्शन वैलिड ही नहीं होगा. तो इस फंक्शन को वैलिड होने के लिए इस रूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, विच मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0, विच मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 1. सॉरी, माइनस 1 एंड 1. x जो है वो आपका माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए. दैट मीन्स आपकी डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब डोमेन इज नथिंग बट माइनस 1 to 1. अब आपको क्या निकालना था लेकिन, रेंज. तो रेंज कैसे निकलेगी, एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x जो y की वैल्यू है. ठीक है, x की हर वैल्यू पे जो y की वैल्यू निकल कर आ रही है वो रेंज हो जाएगी. अब ये जो आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये जो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, अगर आप इसमें वैल्यू डालो माइनस 1, x की वैल्यू डालो आप माइनस 1, सो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस विल कम आउट टू बी 1 और दिस विल कम आउट टू बी 0. एंड अगर आप इसमें 1 की वैल्यू डालो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालते हो, अगेन दिस विल कम आउट टू बी 0, यानी कि आपकी एक वैल्यू तो y की आपको पता चल रही है वो क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, लेकिन दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x की. अगर आप यहाँ पर माइनस 1 डाल रहे हो तो भी वैल्यू 0 आ रही है, अगर आप 1 डाल रहे हो तो भी वैल्यू आपकी 0 आ रही है. तो एक आपकी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिस पे आपकी y की वैल्यू 0 से थोड़ी ज़्यादा निकल कर आए. तो यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या डाल के देखो, 0 डाल के देखो, क्योंकि x का डोमेन क्या है, माइनस 1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़. ठीक है, तो आपने इसके बीच में एक वैल्यू देखी है 0, तो 0 पुट करके देखो, दिस विल बी 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इस वैल्यू के ऊपर 1 आ रही है. दैट मीन्स आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी. 0 कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1, और 1 कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. तो ये आपका 0,1 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जून 2025 पर. अब आपको दिया हुआ है, अज्यूम दैट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन दिस. आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 12t टू द पावर 1/3. एंड कैपिटल स्टॉक आपको कितना दे रखा है, K0 आपको दे रखा है 25. आपको निकालना है टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक K. आपको कैपिटल स्टॉक K का टाइम पाथ निकालना है. अब देखो टाइम पाथ कैसे निकलता है, दिस वी गेट यूजिंग इंटीग्रेशन. ठीक है,
टाइम पाथ आपको निकालना है। टाइम पाथ का मतलब क्या है कैपिटल स्टॉक का, यानी कि धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड ऑफ मतलब ओवर द टाइम पीरियड आपके कैपिटल स्टॉक की क्या वैल्यू हुई है। तो ओवर द टाइम पीरियड आपके फर्स्ट टाइम पीरियड के अंदर कैपिटल की कुछ वैल्यू हुई होगी K1, सेकेंड टाइम पीरियड में कितनी हुई होगी K2, थर्ड पीरियड में कितनी होगी K3, टिल nth टाइम पीरियड कितनी हुई है आपकी Kn है। तो टोटल आपका कैपिटल स्टॉक कितना हो गया, टोटल कैपिटल स्टॉक आपका इनका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपका वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जब आपका होता है, इनके एडिशन को हम क्या कह देते हैं, किसी भी वेरिएबल के एडिशन को हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन कह देते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन, है ना। जैसे अगर हम नॉर्मल नंबर्स लेते हैं, उन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं उसे हम एडिशन कह देते हैं। जब आपका वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं कि उसकी इंटीग्रेशन कर दो, उसका एडिशन फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रेट कर देते हो। तो सम्मेशन कह लो या इंटीग्रेशन कह लो, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर टाइम पाथ आपको पूरा निकालने के लिए कैपिटल स्टॉक का इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। चलो तो इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ IT विल बी इक्वल्स टू 12t 1/3 dt विच इज़ इक्वल्स टू 12, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। t टू दी पावर 1/3 में आपका फॉर्मूला लग जाएगा x टू दी पावर n का। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, दिस इज t टू दी पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस c, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 इंटू टी टू दी पावर 1/3 4/3, दिस इज अगेन 4/3 प्लस c। दिस विल बी 12 इंटू 3/4 t टू दी पावर 4/3 प्लस c। सो दिस इज 9t टू दी पावर 4/3 प्लस c, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। आपके IT का जो इंटीग्रेशन है वो आपको मिल गया है 90 टू दी पावर 4/3 प्लस c। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वैल्यू जो दे रखी है वो c की फॉर्म में नहीं दे रखी है, आपको कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। ऑल्दो आप यहाँ से डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते थे, अगर आपने इतना भी सॉल्व कर लिया है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे अपना आंसर, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाता। बट व्हाट इफ पेपर के अंदर ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ अलग दी हुई हो, ठीक है। यहाँ पर तो आपको इस क्वेश्चन में तो 25 ही दे रखी है, सेम है, तो आप आंसर मार्क कर सकते थे सिंपल इंटीग्रेट करके भी। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे आपको कहीं पे 20 दिया होता, कहीं पे आपको 15 दे रखा होता, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी होती कांस्टेंट की, तो आप क्या सॉल्व करते, तो आप कैसे सॉल्व करते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको KT की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 9t 4/3 प्लस c, यही है आपका KT, आपका कैपिटल स्टॉक का जो टाइम पाथ है यही गिवन है। आपको दे रखा है K0 इज इक्वल्स टू कितना 25, ठीक है। K0 आपको 25 दे रखा है। सो दिस इज 9 4/3 प्लस c इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है। सो दिस विल बी c इज इक्वल्स टू 25, ओके। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 25। सो दिस विल बी 90 टू दी पावर 4/3 प्लस 25, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको बाय चांस यहाँ पर नहीं यहाँ पर c ही दे रखा होता तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। बाय चांस अगर आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दी होती तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको टाइम पाथ की एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x वैल्यू दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगेन ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय x+5 dx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब x+3 आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको पता है अब ये आपस में कट नहीं हो पाएंगे, इनको कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर x+5 होना चाहिए। तो मैं इसे x+5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे x+3 +2 -2 कर दूँ, ठीक है, +2 -2 कर दूँ न्यूमरेटर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी, अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक साथ ले लेती हूँ और इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ। सो दिस विल बी x+5 डिवाइडेड बाय x+5 देन -2 डिवाइडेड बाय x+5। हम न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर द डिनोमिनेटर्स। अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन निकाल सकती हूँ। ये तो आपस में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -2x+5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन इज x, -2 तो आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोएफिशिएंट वैल्यू है, इसको आपने एज इट इज़ लिखा। 1/x+5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x+c, ठीक है। तो 1/x+5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+5 + c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, x माइनस 2 log x प्लस 5 प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दे रखा है एक आउटपुट फंक्शन आपको दे रखा है, प्रोडक्शन फंक्शन एक दे रखा है, q इज इक्वल्स टू f ऑफ के एल। नाउ दिस इज़ अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। आपको बोला है ये जो है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कैपिटल और लेबर को किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू के साथ मैं उनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। जैसे मैंने कैपिटल को भी 10% इंक्रीज़ कर दिया, लेबर को भी मैंने 10% इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ चेंज किया है कैपिटल और लेबर में और वो मैग्नीट्यूड जो है चेंज का वो सेम है, सो दिस इज़ इक्वल्स टू जो भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, लेट्स से मैंने इसको अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी लैम्डा टू द पावर n। n क्या है? द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि कितनी डिग्री से ये होमोजीनियस है। तो वो कह रहा है कि ये होमोजीनियस तो है और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है। अब वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस होता है डिग्री 1 का, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, नाउ दीज विल बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ये चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। होमोजीनिटी कभी हमने स्टडी किया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो माइक्रो के साथ हमेशा हाइब्रिड होके आते हैं। वो कभी भी आपको इंडिविजुअली मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो माइक्रो के साथ जोड़ के ही आपसे पूछे जाते हैं। तभी आपकी जो यूनिट का नाम है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। तो आप जब हम माइक्रो का पार्ट करेंगे तब होमोजेनिटी को हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर गिवन है Q इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के एल, और मैं लेबर और कैपिटल को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू के साथ इंक्रीज़ करती हूँ, तो अगर इट इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ के एल आ जाता है, ठीक है। ये जिस भी आपने फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया है वो बाहर आपका आ जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन वैल्यू, एंड इट इज़ टू दी पावर n, मतलब इसकी कुछ पावर निकल कर आती है, चाहे वो 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ भी आपकी वैल्यू अगर आ रही है तो हम कहते हैं इट इज़ डिग्री, इसकी जो है होमोजेनिटी की डिग्री कितनी है? n है। यहाँ पर वो कह रहा है कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितनी है? 1 है, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि जो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ निकल कर आएंगी उनकी डिग्री कितनी हो जाएगी? होमोजेनिटी की 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 होती तो ये 1 हो जाती इनकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अगर इसकी क्या कहते हैं, अगर आपकी होमोजेनिटी की वैल्यू इसकी 3 हो जाती तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो एक वैल्यू कम हो जाती है, एक आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए आपको क्या होता है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कम हो जाती है इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको क्या करना है, इसमें से ऑयलर्स थ्योरम जो है वो निकालनी है। अब देखो ये जो भी मैंने आपको समझाया है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आने वाले क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा, ठीक है। आगे जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें ये यूज़ होगा। इस क्वेश्चन के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने सिंपल आपसे ऑयलर्स थ्योरम पूछी थी। ऑयलर्स थ्योरम क्या हो जाती है कि एफ ऑफ एल इंटू एल प्लस एफ ऑफ के इंटू के इज इक्वल्स टू आउटपुट होता है। एफ ऑफ एल क्या है? आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एफ ऑफ के क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये आपकी आउटपुट के बराबर होती है। तो आंसर आपका सीधा सीधा सेकंड हो जाएगा। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू लेबर इज इक्वल्स टू आउटपुट। ये डायरेक्ट ऑयलर्स थ्योरम की आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो आपने एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, इन्वर्स डिमांड फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। डिमांड फंक्शन में हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस यहाँ पर क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो दिस इज अ डिमांड फंक्शन। इन्वर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस दे रखा होता है और ये किसका फंक्शन होता है? क्वांटिटी का फंक्शन होता है। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है। नाउ हियर प्राइस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स है, ओके। तो यहाँ पर आपको इन्वर्स फंक्शन दे रखा है, इन्वर्स डिमांड फंक्शन जो है वो दे रखा है। आपसे वो पूछ रहा है कि डिमांड जो है एट एक्स नॉट 5 है, आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। अगेन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किए जा सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको पता है होना चाहिए कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, अगर हम नटशेल में समझना चाहें।
ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज योर डिमांड कर्व. सो द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, ठीक है, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व इज व्हाट, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस. अब इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन लगाएंगे और अपने कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला देखेंगे. कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 till Q, देन आपके इन्वर्स डिमांड फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, दिस इज DQ माइनस योर प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है. ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस का. इसको मैं ना साफ साफ यहाँ पर लिख देती हूँ. कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 till Q, ये आपका हो गया इन्वर्स डिमांड फंक्शन माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस इनटू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है. प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस 0 till Q इन्वर्स सप्लाई फंक्शन, ठीक है. यहाँ पर तो क्या है, ये डिमांड है. अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, सप्लाई फंक्शन लेना है. दिस इज योर इन्वर्स सप्लाई फंक्शन, दिस इज इन्वर्स सप्लाई फंक्शन एंड दिस इज योर इन्वर्स डिमांड फंक्शन. अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस आपका ऐसे निकलता है, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, सो इट इज़ द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम प्राइस में से आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई कर्व की इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला. तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपना कंज्यूमर सरप्लस जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. So this is what, this is 0 till 5, ठीक है. Q की वैल्यू क्या है, 5 है. यहाँ पे मैं 5 पुट करती हूँ, प्राइस की वैल्यू पहले. सो दिस इज रूट अंडर 9 माइनस 5, दिस इज रूट अंडर 4 विच इज़ 2. प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसका हमने एक ही रूट निकाला है, 2, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स डी एक्स माइनस प्राइस कितना निकला है आपका 2, क्वांटिटी कितनी है 5. इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. दिस इज 0 till 5, 9 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस 10. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ़ u इज इक्वल्स टू 6x² प्लस वाई स्क्वायर एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो आपको u की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो इस कंस्ट्रेंट को आप इसमें पुट कर सकते हो. कंस्ट्रेंट से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है. तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो इसमें u की वैल्यू में. सो u इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 6x² प्लस 16x² प्लस 1 माइनस 8x, दिस इज इक्वल्स टू 22x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. डेल u बाय डेल x इज इक्वल्स टू 44x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. x विल बी इक्वल्स टू 8/44 विच इज़ 2/11. इससे मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. y इज इक्वल्स टू 4 × 2/11 माइनस 1, दिस इज 8/11 माइनस 1 विच इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 3/11, ठीक है. अब ये जो अभी आपकी x और y की वैल्यूज़ निकल कर आई हैं उसे आप u में पुट कर दो, तो आपका फाइनल u की वैल्यू मिल जाएगी. u विल बी इक्वल्स टू 6 × x². x² इज़ 4/121 प्लस y² इज़ 9/121. So this will come out to be 6/24 plus 9/121. So this will come out to be 24, 6 plus 3, 33/121. So this will be 3/11. ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं है, ये आपकी
इस क्वेश्चन को आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि लैग्रेंजियन यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नहीं तो सिंपल आपको यहाँ पर कंस्ट्रेंट जो है वो नॉर्मल सा दे रखा था, इस कंस्ट्रेंट को आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दो और फिर आप अपना नॉर्मल अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर लो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, या तो कंस्ट्रेंट को इसमें पुट करके फिर सॉल्व कर लो डेरिवेटिव फाइंड आउट करके, या फिर आप अपना लैग्रेंजियन यूज़ कर लो। लैग्रेंजियन में ये कैसे सॉल्व होता, L विल बी इक्वल्स टू आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 6x² प्लस y² प्लस लैम्डा इनटू आपका कंस्ट्रेंट विच इज़ 1 माइनस 4x माइनस y। ठीक है, इसको अब आप क्या कर सकते थे, डेल L अपॉन डेल x करते, डेल L अपॉन डेल y करते, इनको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते, फिर इनका आप रेशियो निकालते तो आपको x बाय y की फॉर्म में कुछ मिल जाता आंसर। ठीक है, फिर आप उसको पुट कर देते डेल L अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 में, ये जो कंडीशन आपकी निकलती है इसमें इसको पुट करते, आपको x की वैल्यू मिल जाती है या y की वैल्यू, फिर उससे आप अपने कंस्ट्रेंट में वैल्यू पुट करते, आपको x या y की जो भी वैल्यू बच जाती वो आप निकाल लेते, फिर से आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करते तो आपको आंसर मिलता, बट ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता। ठीक है, तो इसको आप सिंपल करने के लिए क्या किया आपने, कंस्ट्रेंट को ही सीधा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिया और उसी का ही आपने डेरिवेटिव निकाल के फाइनल आंसर निकाल लिया क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंपनी हैज़ डिटर्मिन्ड दैट कॉस्ट इज दिस एंड रेवेन्यू इज दिस, फाइंड द प्रोडक्ट लेवल x दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकाल लो। टोटल रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है rx, माइनस कॉस्ट कितनी दे रखी है 100 माइनस 0.015 x²। ठीक है, ये आपको कॉस्ट दे रखी है। सो प्रॉफिट फंक्शन आपका सिंपल क्या हो गया, माइनस 0.015 x² प्लस 3x माइनस 100। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट जहाँ पर हो रहा हो वो वाले लेवल ऑफ x प्रोडक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो डेल पाई बाय डेल x कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस विल बी माइनस 2 इंटू 0.015 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.03x विच इज़ इक्वल्स टू 3। So x will be equals to 3 upon 0.03 which will be 100। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब इसको आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं तो आप कैसे करते हो, डेल स्क्वायर पाई बाय डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हो, वो कितना आ जाएगा आपका, डेल पाई बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। इसको अगर आप फिर से डेरिवेट कर रहे हो, इसको फिर से डेरिवेट करने पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस 0.03, नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो जो भी आपका पॉइंट निकल कर आया है एक्स वैल्यू 100, उस पर आपकी जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम निकल कर आ रहा है। तो आपने प्रूफ भी कर दिया कि आपका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज्ड है। बट फॉर योर MCQs ये मैक्सिमम आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक्स की वैल्यू पूछी थी सिंपल, तो आप सिंपल अपना फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालो और उससे एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर लिख दो। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है इसको, तो कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e टू द पावर माइनस 2x। तो e टू द पावर x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, चाहे आप e टू द पावर का डिफ्रेंसिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, उसका आंसर आपका e टू द पावर x ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस 2x, बट माइनस 2x को भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 2। ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट कर लिया, इसकी वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर जानी है, 1 से 2 तक लेकर जानी है। सो दिस इज माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 4 माइनस e टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस 2 माइनस e टू द पावर माइनस 4। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल इनफ।
तो आपके पेपर में जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। वैसे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ सकता है, बाय पार्ट्स भी आ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपसे इंटीग्रेशन के पूछे गए हैं ना, वो इसी फॉर्मूला पर पूछे गए हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बेसिक जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, बेसिक जो आपके फंक्शंस होते हैं, उनका आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। जैसे ex का आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ये कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ex का क्या होता है, ex ही होता है इंटीग्रेशन। तो बेसिक जो आपके फंक्शंस हैं, sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, इन सब की एक लिस्ट, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की एक लिस्ट जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। वो फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपसे बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन ही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और बेसिक जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको भेजूंगी वो फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। आपको इन डेप्थ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम दिसंबर 2024 पे। तो दिसंबर 2024 में आपको पूछा गया है द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स फॉर अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 0.25, 0.40, यानी ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0.10। इफ द एक्सटर्नल डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ द 2 सेक्टर इज दिस, आपको एक्सटर्नल डिमांड दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 एंड 20। What will be the optimal output level of the 2 commodities? तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x एंड y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो एज पर द लियोंटिस इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल के हिसाब से इनपुट आउटपुट मॉडल के हिसाब से आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, x इज इक्वल्स टू i माइनस a इनवर्स इंटू डी। ये हमने किया था अभी जब हम थ्योरी कर रहे थे। तो इनपुट आउटपुट मॉडल से आप क्या निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू i माइनस a इनवर्स इंटू डी। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहले क्या करना है, आपको i माइनस a का इन्वर्स निकालना है, उसको फिर d से मल्टीप्लाई करना है। तो i माइनस a पहले निकाल लेते हैं। i माइनस a क्या हो जाएगा, 0 1 सॉरी नॉट 0 1 1 0 0 1, ठीक है, माइनस 0.25, 0.40, 0.10, 0.10, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 1 में से 0.25 गया 0.75, 0 में से 0.40 गया माइनस 0.40, 0 में से ये गया तो माइनस 0.10, एंड 1 में से गया तो दिस इज़ 0.9, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ i माइनस a मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, i माइनस a का इन्वर्स निकालना है। तो i माइनस a का इन्वर्स कितना हो जाएगा, i माइनस a का इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ i माइनस a डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a, ठीक है। तो i माइनस a का हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आप इंटरचेंज कर देते हो, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके आप साइंस चेंज कर देते हो। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऐसे ही निकलता है। ये जो आपका फर्स्ट डायगोनल है, इस डायगोनल को आप मतलब वैल्यूज जो है उसको इंटरचेंज कर देते हो, और जो ये वाला डायगोनल है आपका, इनके साइन चेंज कर देते हो। तो एडजॉइंट ऑफ i माइनस a कितना आ जाएगा, this will be 0.9, 0.75, this is 0.4 and 0.1। और डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a कितना निकल कर आएगा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। i माइनस a का डिटर्मिनेंट इज़ 0.675, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.675। सो i माइनस a का इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.9, 0.4, 0.1, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.675। अब जब भी आप किसी भी स्केलर वैल्यू से अपने पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करते हो या पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। चलो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/0.675 which is 0.9, 0.4, 0.1 and 0.75।
अब हमें क्या करना है, आई माइनस ए इनवर्स तो मिल गया, लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें d से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो d क्या है हमारा 10 20, ठीक है, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/0.675। इसको जब हमें मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनके ऑर्डर मैच करने चाहिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये दोनों सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कॉलम्स ऑफ योर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रोज ऑफ योर सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपस में कट हो जाएंगे। जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी, जो ये बच गया है, ठीक है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी। चलो तो इसको हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 0.9 इंटू 10 विच विल बी 9 प्लस 0.4 इंटू 20 विच इज़ 8, देन 0.1 इंटू 10 विच विल बी 1, देन 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज़ 15, ठीक है, 14 सॉरी, नो 15, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/0.675 इंटू 17 16। अब क्या होगा, अगर आप किसी भी स्केलर से डिवाइड कर रहे हो पूरी मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड होगा। सो दिस विल बी 17/0.675, दिस इज 16/0.675। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे योर आंसर्स विल कम आउट टू बी 26.77 एंड 25.19। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये आपकी ऑप्टिमल वैल्यूज जो है वो निकल कर आ जाएंगी x एंड y की। सो थर्ड ऑप्शन। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाता है, ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको याद है आप कर सकते हो, बट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि पेपर में आपको 100 में से 100 क्वेश्चन तो ठीक करने नहीं है पेपर 2 के। अगर आप उसमें से 75 क्वेश्चन भी सॉल्व कर आ रहे हो तो आपका आराम से JRF जो है वो निकलने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसको क्लास में करने का फ़ायदा यही है कि आपको पता होगा इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। तो इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो, पहले बाकी का पेपर अटेम्प्ट करो, बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, हेसियन मैट्रिक्स का जो ये क्वेश्चन है, ये आपका बॉर्डर हेसियन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला, बॉर्डर हेसियन एंड कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। एक तो ये गलत है, ठीक है, ये जो इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें गलती है ऑप्शंस के अंदर। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है इनके हेसियन की, ठीक है, वो भी डिफरेंट है, गलत नहीं कहूँगी मैं, बट डिफरेंट है दैन यूजुअल। जो हम अपनी बुक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की नहीं दिखती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ h, ये तो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ऑर्डर लिया है यहाँ पर, ये जो इन्होंने ऑर्डर लिया है, ये रिप्रेजेंटेशन एज पर UGC नेट अलग है। UGC नेट के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जर्व किए। जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा और इस जो रियलिटी में आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल कर आ रहा था। पहली बात तो ये है कि इस अटैम्प्ट के अंदर इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस ही गलत दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन सेम क्वेश्चन आपको एक और ईयर में भी पूछा गया है, आई थिंक 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, या 2022 में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उसमें ऑप्शंस ठीक दिए हुए हैं, बट स्टिल जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। तो जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना वो हमारी यूजुअल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दिए थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब तो हम UGC नेट का पेपर देने वाले हैं, तो UGC नेट जिस हिसाब से रिप्रेजेंटेशंस लिख रहा है ओवर द टाइम, आपके जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, उसमें वो जिस तरीके से आपसे पूछ रहा है ना उसके बेसिस पे भी मैंने आपको नोट्स बना दिए हैं। तो जो मैंने आपको प्रीवियस PDF सेंड करी थी उसको आप डिलीट कर देना, वो आपके अब यूसेज की नहीं है, मतलब उस मैक्सिमम तो यूसेज की है, लेकिन लास्ट का जो उसमें बॉर्डर हेसियन वाला पार्ट है, ठीक है, अनबॉर्डर वाला तक भी ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर हेसियन वाला पार्ट है उसको मैंने चेंज किया है एज़ पर UGC नेट। जो UGC नेट अपनी रिप्रेजेंटेशंस लिख रहा है, जो वो टर्म्स यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ना नए नोट्स जो हैं वो बना दिए उसके। तो वो मैं आज आपको क्लास में सेंड कर दूँगी, आज आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो आप उसमें से पढ़िएगा, ठीक है। तो जो हमने लास्ट अपनी क्लास के अंदर जो हमने रूल्स पढ़े थे ना उसको अब आप डिस्कार्ड कर देना। वैसे तो वो ठीक है, उसमें कुछ गलती नहीं है, बट UGC नेट में अगर आप उसके हिसाब से करके आओगे तो आंसर गलत निकल कर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि वहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था नोट्स के अंदर और वो कैसे ठीक है, और अब आपके UGC नेट में क्या लिखा हुआ आता है और वो कैसे ठीक है, ठीक है। तो एक बार ना मैं कोई और PDF खोल लेती हूँ जिससे मैं लिख पाऊँ।
इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन नहीं भी कर रहे हो तो जो मैं नया PDF भेजूंगी उसमें से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ जो हमने नोट्स में लिखा हुआ था, ठीक है, या जो आपको यूजुअली बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। दैट इज़ सबसे पहले आप आ जाओ विदाउट कंस्ट्रेंट वाले केस पर, ठीक है, विदाउट कंस्ट्रेंट या फिर आपका जो अनबॉर्डर्ड हेसियन है। अनबॉर्डर्ड हेसियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके UGC नेट में अनबॉर्डर्ड हेसियन से पूछे हैं ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन वैसी ही है जो हमने नोट्स के अंदर लिखी हुई है या जो बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? दिस इज़ H1 लेस देन 0, H2 मोर देन 0, H3 लेस देन 0, ठीक है। तो अगर आपको पेपर के अंदर H2 लिखा हुआ है, H3 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब सेम है जो नोट्स में गिवन है, जो आपको बुक्स में गिवन है, जो आपको UGC नेट में पूछा जाएगा, मतलब इनका सेम है। H1 क्या है यहाँ पे? H1 है आपका FXX। आपकी बॉर्डर अनबॉर्डर हेसियन कैसी दिखती है? दिस इज FXX, FXY, FYX, FYY, ठीक है। तो यहाँ पे H1 क्या है आपका? FXX ही है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपकी 1 क्रॉस 1 लेफ्ट में जो आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वही है। H2 आपका क्या है यहाँ पर? H2 आपका ये एंटायर डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का। अगर आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन होती तो H3 क्या है? पूरा आपका 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम की कंडीशन ये है। मिनिमम की कंडीशन आपकी क्या है? H1 इज़ मोर देन 0, H2 इज़ मोर देन 0, H3 इज़ मोर देन 0, ठीक है। टिल जो भी आपके हेसियन निकालना है आपको, ठीक है। तो हियर एज वेल योर FXX है ये H1। H2 क्या है आपकी? 2 क्रॉस 2 वाला हेसियन मैट्रिक्स, ये है आपका 3 क्रॉस 3 का हेसियन मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम की कंडीशन क्या है? नेगेटिव से स्टार्ट होती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी कि ऑल्टरनेटिव साइंस इसमें चलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? नेगेटिव से। और कौन सा होना चाहिए? ये H1 होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी चीज़ के अंदर भी आपको पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। बाय चांस अगर आपको पेपर में H2 गिवन है तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम की कंडीशन में H2 जो है वो मोर देन 0 होता है, फिर आपको अल्टरनेट मोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बारीकियों के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वहाँ पे H1 गिवन है तो आपको ध्यान देना है कि वो लेस देन से स्टार्ट होगा। अगर वहाँ पे H2 गिवन है तो ध्यान रखना है कि वो मोर देन से स्टार्ट होकर आपका ऑल्टरनेट पे चलेगा। मिनिमम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। मैक्सिमम के अंदर यहाँ पे लेस देन 0 H1, H2 मोर देन 0, H3 लेस देन 0, ठीक है। इतना फ़र्क समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना विद कंस्ट्रेंट, ठीक है। विद कंस्ट्रेंट या फिर आपका अनबॉर्डर्ड हेसियन, ओके। अब अनबॉर्डर्ड हेसियन कैसा दिखता है आपका? दिस इज 0, G1, G2 टिल Gn, हेयर अगेन G1, G2, Gn। यहाँ पे आपका है L11 टिल L1n, दिस इज L21 टिल Ln1, दिस इज Lnn, दिस इज L2n, ठीक है। इस तरीके से आपकी दिखती है बॉर्डर्ड हेसियन, नॉट अनबॉर्डर्ड। दिस इज बॉर्डर्ड हेसियन या फिर विद कंस्ट्रेंट आपका हेसियन जो होता है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम की कंडीशन एज पर नोट्स, ठीक है, नोट्स के हिसाब से या जो आपकी यूजुअल कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से H1 हमेशा इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी? 0 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? 0 है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0, H2 विल बी लेस देन 0। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी निकल कर आएगी? इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो -G1², तो माइनस तो है ही, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे अब आपकी ये वैल्यू कितने भी पॉजिटिव होती रहे। स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0 होती है। देन H3 आपका क्या होता है? मोर देन 0। देन H4 क्या होता है? लेस देन 0। ये आपके नोट्स के हिसाब से है, ओके। नेक्स्ट है आपका मिनिमम की कंडीशन। मिनिमम की कंडीशन में भी सेम होगा। H1 तो 0 ही होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 0 ही है अभी भी। और H2 क्या होगा? H2 आपका नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा इसका डिटर्मिनेंट। देन H3 भी आपका क्या होगा? नेगेटिव। H4 भी क्या होगा आपका? नेगेटिव, ठीक है। दिस इज एज पर आवर नोट्स या फिर आपकी बुक्स के हिसाब से। तो ये कंडीशंस आपकी एक्चुअली होती हैं बॉर्डर्ड हेसियन के अंदर या फिर विद कंस्ट्रेंट वाले के अंदर।
लेकिन आपके यूजीसी नेट में वो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से क्या है, वो तो सेम है, जो पहली वाली कंडीशन है वो सेम है, विदाउट कंस्ट्रेंट वाली या फिर अनबॉर्डर्ड वाली। बॉर्डर्ड वाले के लिए यूजीसी नेट क्या कहता है, बॉर्डर्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट मैक्सिमम में H1 इज़ लेस देन 0, H2 इज़ मोर देन 0, H3 इज़ लेस देन 0, ठीक है। एंड फॉर मिनिमम H1 इज़ लेस देन 0, H2 इज़ लेस देन 0, H3 इज़ लेस देन 0। यानी कि मिनिमम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम में तो सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, बट मैक्सिमम में वो थोड़ा डिफरेंट कह रहा है। हमारी नोट्स के हिसाब से H1 इक्वल्स टू 0 होता है, H2 नेगेटिव होता है, H3 पॉजिटिव होता है, यानी कि एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। बट यूजीसी नेट क्या कह रहा है कि H1 आपका नेगेटिव है, H2 आपका पॉजिटिव है, H3 आपका नेगेटिव है। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो H1 किसको मान रहा है, वो H1 मान रहा है आपके H2 को, ठीक है। एज पर यूजीसी नेट H1 क्या है, रियलिटी वाला H2 है, यानी कि 2x2 वाली मैट्रिक्स है, और H3 क्या है, ये आपकी 3x3 वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यानी कि ये एक ज़्यादा, 2 से 1 ज़्यादा, यानी कि 3x3, 1 से 1 ज़्यादा 2x2 वाली मैट्रिक्स है। ये आपकी 4x4 वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। इसीलिए जो आंसर्स आपके आ रहे हैं वो उल्टे आ रहे हैं। जितनी भी बार आप नोट्स के हिसाब से सॉल्व करोगे या बुक्स के हिसाब से सॉल्व करोगे, इसका आंसर कभी नहीं निकल कर आएगा पेपर के अंदर, ओके। अब बट आप यूजीसी नेट के हिसाब से इस चीज़ को याद रखो कि H1 वो किसको कहता है, 2x2 मैट्रिक्स को कहता है, H2 जो है वो 3x3 मैट्रिक्स को कहता है, H3 जो है वो 4x4 मैट्रिक्स को कहता है, ओके। इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है आपकी आंसर की के अंदर। एक बार तो ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन इसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से ही, क्योंकि अब यूजीसी नेट वाले अलग कह रहे थे और रियलिटी में बुक्स कुछ कह रही थी। एक बार ड्रॉप हो गया था, एक बार इसका आंसर उन्होंने दे ही दिया, ड्रॉप भी नहीं किया, जबकि उनके ऑप्शंस में गलती थी, फिर भी ड्रॉप नहीं किया था। तो वैसे तो वो उनकी मर्ज़ी, आप कितना भी पढ़कर चले जाओ, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो गलत को भी सही आंसर दे देंगे वहाँ पर। बट ठीक है, हम तो सही पढ़कर जाएंगे पेपर के हिसाब से, हम तो मैक्सिमम सही करना चाहते हैं। चलो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि डी और ई ऑप्शन सेम दे रखे हैं आपको, ठीक है। H2 इज़ लेस देन 0, H3 इज़ लेस देन 0, हियर ऑल्सो H2 इज़ लेस देन 0, H3 इज़ लेस देन 0 मिनिमम की कंडीशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको गलत दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, बट इसका आंसर आपको आंसर की में दे रखा है उन लोगों ने, थर्ड ऑप्शन विच इज़ बी एंड डी। यही सेम ऑप्शन आपको पहले दे रखा था जब ये 23 में पूछा गया था या फिर 22 में, जिस भी ईयर में पूछा गया था उसमें भी ऑप्शन यही दे रखा था। लेकिन यहाँ पर जो डी और ई ऑप्शन थे ना, ये डिफरेंट थे, ये आपको पॉजिटिव दे रखा था ई वाला, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जा रहा था, बी एंड डी हो जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने गलत ऑप्शन दिया और आंसर की में ड्रॉप नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे आपको ऑप्शंस ठीक दे रखे थे, लेकिन उसका आंसर भी था उसके अंदर, ऑप्शन के अंदर, बट स्टिल उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो डिपेंड करता है आंसर की कौन बना रहा है, हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर की कौन बना रहा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू अटेम्प्ट। फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन q इज इक्वल्स टू a k to the power alpha l to the power beta where a alpha beta are more than 0 which of the following statements are correct, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। तो अब देखो कुछ चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन मैथमेटिक्स, और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो अभी हमें डिस्कस करनी है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है दैट इज़ 1। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हमें कैसे पता चलती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके वेरिएबल्स है आपका यहाँ पे क्या k एंड l, इनको आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे आप उस कांस्टेंट वैल्यू से। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है a k to the power alpha l to the power beta, ये आपको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। अब फर्स्ट चीज़ उसने आपसे पूछी है कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इसकी 1 है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिग्री ऑफ होमोजेनिटी चेक करने के लिए जो भी आपकी पावर है, ये जो आपके दो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर है इनको ऐड करके देखना है। तो k की आपकी पावर क्या है, अल्फा, l की आपकी पावर क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगा। बट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर क्या दे रखी है, 1, और हमें नहीं पता कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। आपको क्या पूछा है उसने, आउटपुट इलास्टिसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब देखो, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे होते तो मैं आपको डायरेक्टली बोलती कि सिंपल हमारी प्रॉपर्टी होती है कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्या होती है, जो इसकी पावर होगी कैपिटल की, दैट इज एल्फा। और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर क्या होता है, लेबर की जो पावर होगी दैट इज बीटा। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे होते तो मैं आपको डायरेक्टली ये बोलती, बट मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता है कि आउटपुट इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है, सिंपल इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे एक वेरिएबल दे रखा है डिपेंडेंट y और मुझे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है यहाँ पर x, और मुझे क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इस फंक्शन की, इस पूरी इक्वेशन की इलास्टिसिटी मैं कैसे निकालती हूँ, y की इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू del y बाई del x इंटू x बाय वाई, यही हमारा फॉर्मूला है। अब उन्होंने क्या पूछा है, आउटपुट की इलास्टिसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, यानी कि आउटपुट अब यहाँ पर क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू q, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैपिटल। कैपिटल के रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो यानी कि आपको सिंपली क्या निकालना है, आपको निकालना है del q बाय del k इंटू k अपॉन q। ये वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू अपनी डायरेक्टली, तो निकाल लेते हैं। del q बाई del k कैसे निकलेगा, अब देखो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रही हूँ कि प्रैक्टिस किस तरीके से होनी है इस तरीके के क्वेश्चंस की, बट अगर आपको पेपर में आएगा तो डायरेक्टली याद रखना है कि आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, इसकी पावर होती है अल्फा, और आउटपुट इलास्टिसिटी विद लेबर क्या होगी, उसकी पावर होगी दैट इज बीटा, ठीक है। तो चलो अभी हम निकाल लेते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस। del q बाई del k क्या हो जाएगा, a आपका एज इट इज़ रहेगा, l टू द पावर बीटा आपका एज इट इज़ रहेगा, k टू द पावर अल्फा को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सो इट विल बी अल्फा k टू द पावर अल्फा माइनस 1। अब आपको क्या करना है, ये तो है आपका del q बाई del k, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, k से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करना है, q से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, k की पावर क्या है 1, इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो दिस इज नथिंग बट a अल्फा l टू द पावर बीटा k टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय q। अब अगर मैं अल्फा को बाहर ले लेती हूँ, अगर मैं अल्फा को ऐसे लिख लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा, a k टू द पावर अल्फा l टू द पावर बीटा विच इज़ नथिंग बट योर q, ये q ही है, डिवाइडेड बाय q, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा आपका, अल्फा बचेगा, ठीक है। सिमिलरली आप आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी निकाल सकते हो। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर कैसे निकलेगी, अब देखो, आउटपुट इलास्टिसिटी विद लेबर कैसे निकलेगी, del q बाई del l इंटू l अपॉन q, ठीक है। तो del q बाई del l निकाल लेते हैं, a आपका कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, k टू द पावर अल्फा आपका कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, l टू द पावर बीटा आपका वेरिएबल है, तो उसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या होगा, बीटा l टू द पावर बीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, l से करना है, डिवाइड किससे करना है, q से करना है, ठीक है। चलो अब इनका भी बेस सेम है, l इसकी पावर क्या है 1, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a बीटा k टू द पावर अल्फा l टू द पावर बीटा अपॉन q। अगेन अगर मैं यहाँ से बीटा बाहर ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, a l टू द पावर बीटा k टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय q, एंड ये टर्म क्या है आपकी, दिस इज नथिंग बट q, तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कितनी लेबर कितनी निकलेगी, बीटा निकल जाएगी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, आपका ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल निकालने के लिए आप क्या देखते हो, आप देखते हो अगेन इन दोनों की पावर्स का एडिशन, तो इन दोनों की पावर्स को मैंने ऐड किया, ऐड करके कितना आया, अल्फा प्लस बीटा आया। अब मुझे नहीं पता अल्फा की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता बीटा की वैल्यू क्या है, जब तक मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ पता नहीं है मैं कैसे बता सकती हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला हुआ है अल्फा प्लस बी, अल्फा और बीटा जो है वो मोर देन 0 है, तो मोर देन 0 तो 0.1 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। क्या पूछा है उसने आपसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर जो है वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर के बराबर है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का आपका वो क्या होता है फॉर्मूला, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल में फाइंड आउट कर रही हूँ तो इट इज़ del q अपॉन del k। अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर फाइंड आउट कर रही हूँ तो वो क्या है del q अपॉन del l। अगर मैं एवरेज प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट कर रही हूँ तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है,
AP के एवरेज प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन K। एवरेज प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन K, सॉरी आउटपुट अपॉन L। तो इन दोनों की आप वैल्यूज फाइंड आउट करके देखो कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो डेल Q अपॉन डेल K क्या निकल कर आया था, अभी हमने निकाला था, इट वॉज A, क्या निकल कर आया था डेल Q अपॉन डेल K, इट वॉज A अल्फा K टू द पावर अल्फा माइनस 1 L टू द पावर बीटा। ये था आपका डेल Q अपॉन डेल K। डेल Q अपॉन डेल L कितना निकल कर आया था, A बीटा K टू द पावर अल्फा L टू द पावर बीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपका निकल कर आया था डेल Q अपॉन डेल L। अब आपको APK और APL निकालना है, तो APK निकाल लेते हैं। इट इज़ A K टू द पावर अल्फा L टू द पावर बीटा अपॉन K। दिस इज A इंटू K टू द पावर अल्फा L टू द पावर बीटा अपॉन L। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी Q बाई K की, APK की वैल्यू हो जाएगी A K टू द पावर अल्फा माइनस 1, क्योंकि आपके बेस सेम है और डिवाइड में है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अल्फा माइनस 1 L टू द पावर बीटा। अब ये आ गई आपकी वैल्यू APK की। APL की वैल्यू कितनी आई, A K टू द पावर अल्फा L टू द पावर बीटा माइनस 1। अब आप इनके बीच में रिलेशनशिप देखो, APL क्या है आपका, APL इज बीटा टाइम्स योर MPL। ठीक है, MPL की जो वैल्यू है इट इज़ व्हाट, इट इज़ बीटा इंटू A K टू द पावर अल्फा L टू द पावर बीटा माइनस 1। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर APL। सो MPL इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स APL। ठीक है, एंड MPK क्या है, MPK इज अल्फा टाइम्स APK। तो क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं, MPL की वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है, MPK की वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या होना चाहिए इसका, फॉल्स। तो ओनली B इज़ राइट। ठीक है, B जो आ रहा है आपका यही सिर्फ करेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 10, प्राइस आपको दे रखा है 30। आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। व्हाट इज़ द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फर्म एट दैट पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी देखो हमने सारे पेपर्स अटेंड भी नहीं करे हैं और कितनी बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है ये आपका, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ED। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है। प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी जो है वो फाइंड आउट करके निकालो। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 30 विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन ED। 10 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 30 अपॉन ED which gives this is minus 20 is equals to minus 30 upon ED। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ED तो 3/2 1.5 ही आना चाहिए आपका, माइनस 1.5 क्यों आ रहा है, बस मैम पॉजिटिवली आना चाहिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव ही आना चाहिए है ना। यस मैम। कोई बात नहीं, इसको मैं फिर चेक कर लूँगी क्योंकि की में भी आंसर इसका वही दे रखा है। पता नहीं मैंने यहाँ पे माइनस 1.5 क्यों लिखा है, फिर कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको चेक कर लूँगी इस क्वेश्चन को भी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी छोड़ा था कि मैंने कहा था मैं एक बार आपको चेक करके बताऊँगी, वो क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ऑप्शंस आपको गलत दे रखे हैं। कहाँ गया ये वाला, इसका आंसर 8/3 ही होगा। ठीक है, yes. इसको मैंने कितनी बार सॉल्व करके देख लिया है, इसको मैंने नेट पे भी सर्च करके देख लिया, हर जगह पे 8/3 ही इसका आंसर है। ये 17/3 किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपका या तो ये चेंज हो जाए, फंक्शन आपका चेंज हो जाए, या फिर आपकी x0 की वैल्यू चेंज हो जाए। x0 की वैल्यू चेंज होगी तब आ सकता है 17/3, या फिर ये फंक्शन चेंज हो जाए तो आएगी। इस फंक्शन और इस वैल्यू के साथ आपका 8/3 ही आएगा आंसर। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार चेक कर लूँगी 1.5 वाले को। अगर माइनस 1.5 इसका आंसर आ रहा है तो वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी नेगेटिव होती है हमेशा ही। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए माइनस 1.5 आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी हमेशा नेगेटिव होती है। बाकी मैं फिर भी इसको एक बार चेक करके आपको बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिवन द CES प्रोडक्शन फंक्शन। अब CES प्रोडक्शन फंक्शन वी विल बी डूइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तब हम इसकी बात करेंगे। बाकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा, उसका फॉर्मूला सिंपल होता है 1/1 माइनस रो। ठीक है,
लेकिन अभी हम इसको करेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तब इसकी बात करेंगे। डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, सम ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस, ये भी हम अपना माइक्रो में करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा आपको पॉजिटिव दिए हुए हैं, पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा क्या मेजर करते हैं ये आपको बताना है। वैसे तो ये सारा फिर से अगेन आपका माइक्रो में से आ जाता है, बट थोड़ा इसका पोर्शन हम कहाँ से कर चुके हैं, अपना मैथ से भी कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। अल्फा बीटा क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ इनपुट्स, अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट्स यानी कि लेबर की आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होती है, अल्फा, कैपिटल की आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होगी, बीटा, एज पर दिस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था ये, ठीक है। जो पावर्स थी वो इंटरचेंज थी, तो उस केस में कैपिटल का जो आउटपुट इलास्टिसिटी थी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल जो आउटपुट इलास्टिसिटी थी वो अल्फा थी, और विद रिस्पेक्ट टू लेबर बीटा था, पर यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। तो जो भी आपको फंक्शन में गिवन हो आपको चेक करना है कि कैपिटल की जो पावर होगी वो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल होगा, जो लेबर की पावर होगी दैट विल बी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आपका क्या होता है, 1/1 माइनस रो, ठीक है। वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे। इनपुट प्राइस ऑफ आउटपुट, आउटपुट का इनपुट प्राइस अगेन हम माइक्रो में जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन होती है आपकी ए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट जो आपका होता है वो ए होता है। तो बाकी सारे जो भी ये तीनों ऑप्शन है ये माइक्रो में स्टडी करेंगे, बाकी इसका सीधा सीधा सा आंसर आपका निकल ही गया है कि आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ इनपुट्स होता है अल्फा एंड बीटा। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ फीजिबल सॉल्यूशन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फीजिबल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। सो मस्ट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होगी सारी आपकी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स ओनली सम ऑफ देम, नो, सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी होगा आपका वो फीजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट मस्ट बी अ कॉर्नर पॉइंट इन द फीजिबल रीजन। वो आपसे क्या कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए आपके फीजिबल रीजन का, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट हो। मे और मे नॉट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यानी कि जो भी आपको मैक्सिमाइजेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2x1 + x2, ठीक है, ये आपको मैक्सिमाइजेशन के लिए दे रखा है या मिनिमाइजेशन के लिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो दे रखी है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू उस फिजिबल सॉल्यूशन पर आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, यानी कि सारे फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक उनमें से ऐसा पॉइंट होगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जो इसको मैक्सिमाइज कर रहा होगा या मिनिमाइज कर रहा होगा आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिविटी का प्रिंसिपल होता है आपका x1 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 शुड ऑल्सो बी मोर देन इक्वल्स टू 0, या फिर x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड ऑल्सो बी मोर देन इक्वल्स टू 0। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो मोर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका A, D एंड E हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आपको लगाना है, ओके। अब देखो सारे ही आपको फंक्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है इस फंक्शन के अंदर, तो आपको सिंपल क्या देखना है, इसकी पावर्स को देखना है, जो भी इसकी पावर्स गिवन है। तो पावर सबसे पहले क्या है, एक है a प्लस बी एक्स, दूसरी क्या है a प्लस b बाई एक्स, चौथी है आपकी a माइनस बी बाई एक्स, देन a प्लस 2bx, ये आपको दे रखी हैं पावर्स। तो a आपका क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया, तो a को आप लिख लो पहले। a से बड़ी वाली टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, a से बड़ी वाली टर्म हो जाएगी आपकी a प्लस बी बाई एक्स, ठीक है, दिस विल बी a प्लस बी बाई एक्स। देन a प्लस बी बाई एक्स से कौन सी बड़ी टर्म हो जाएगी, a प्लस बी एक्स, ठीक है। उससे बड़ी टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी a प्लस 2bx। और सबसे छोटी टर्म कौन सी हो जाएगी, जो a से छोटी टर्म है, a माइनस बी बाई एक्स, ठीक है। तो इसको हमने लगा लिया ऑर्डर में, इसी के अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोनेंशियल भी लग जाएगा, ये e की पावर, e की पावर, e की पावर, e की पावर एंड e की पावर। अब आप अरेंज कर सकते हो इसको, ठीक है, और इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेना इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम।
इफ़ द प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस, आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, आपसे होमोजेनिटी की डिग्री पूछ रहा है, तो होमोजेनिटी की डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करते हो? मैंने आपको बताया था होमोजेनिटी की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपको वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पर गिवन है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल्स क्या है, एल के अपॉन एल प्लस के, तो एल को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, के को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज लैम्डा एल इंटू लैम्डा के अपॉन लैम्डा एल प्लस लैम्डा के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, दिस इज लैम्डा स्क्वायर एल के डिवाइडेड बाय लैम्डा एल प्लस लैम्डा के, नॉट लैम्डा एल, दिस इज लैम्डा के। तो इसमें से मैं लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ, मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, दिस इज एल प्लस के। अब लैम्डा से लैम्डा कट हुआ, किसके बराबर हुआ ये, लैम्डा एल के अपॉन एल प्लस के। अब एल के अपॉन एल प्लस के क्या है, आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू लैम्डा क्यू। तो लैम्डा की पावर क्या आ रही है यहाँ पे, लैम्डा की पावर इज 1 विच इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपकी क्या हो गई, डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, द क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज नेगेटिव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y अदर देन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अब वो आपसे बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है, इट इज़ नेगेटिव डेफिनाइट, ठीक है। नेगेटिव डेफिनाइट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम की कंडीशन, ठीक है। मैक्सिमम की कंडीशन कौन सी, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो कोई गिवन है नहीं आपको, तो इसका मतलब ये नॉन कंस्ट्रेंट वाली जो सिचुएशन होती है आपकी, अनबॉर्डर्ड वाली जो सिचुएशन होती है वो वाले में आपको चेक करना है, ठीक है। तो अनबॉर्डर्ड हेसियन में आपको ये चेक करना है। तो अनबॉर्डर्ड हेसियन की मैक्सिमम की कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, इट इज़ h1 इज़ लेस देन 0, h2 इज़ मोर देन 0। तो h1 आपका क्या है यहाँ पर, a हो जाएगा, a शुड बी मोर देन 0, ये हो गई आपकी वैल्यू। एंड h2 क्या हो जाएगा आपका, दिस इज a h h b, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, दिस शुड बी मोर देन 0, नॉट मोर देन, लेस देन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, तो इन तीनों में से आएगा, लेकिन h2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 0 होनी चाहिए। तो मोर देन 0 यहाँ पर है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सो मैक्सिमम की कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी थी सिंपल। नेगेटिव दिया हुआ था तो नेगेटिव डेफिनाइट है, नेगेटिव डेफिनाइट है यानी कि मैक्सिमम की कंडीशन, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है, तो कौन सा लगाना है, अनबॉर्डर्ड हेसियन वाला आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी बच्चे। मैम लास्ट क्वेश्चन जो है होमोजेनिटी का, हाँ। तो आपने लास्ट क्लास में बोला था कि उसकी डिग्री कम हो जाती है। बच्चे मैंने वो बोला था आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिए, जब आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालोगे ना, तब उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कम हो जाएगी, ओके मैम, ठीक है। जब आप ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन की निकाल रहे हो तब तो आपको लैम्डा की पावर देखनी है, लेकिन अब जब आप MPK निकालो, इसके बेसिस पे आप MPK निकालना या MPL निकालना, तो उसमें जो लैम्डा की पावर होगी ना, दैट विल बी 0, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका y फंक्शन आपको दे रखा है, dy बाई dx निकालना है सिंपल, ठीक है। तो y आपको गिवन है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, तो u बाई v की फॉर्म में आपको गिवन है, तो आप लगा लो यहाँ पर अपना फॉर्मूला, dy बाई dx दिस विल बी इक्वल्स टू u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर। तो u डैश क्या हो जाएगा, इसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय v 1 माइनस 2x, देन v डैश इसका आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव विच इज़ माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो इसको लगा देते हैं हम, 1 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस 2x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर विच विल बी योर आंसर, 3 अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। ऑल राइट, तो हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं ऑफ बोथ 2024 एंड 2025। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं, उसको आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट यूनिट के भी PYQs अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ जो मैराथन सेशंस हैं उन्हें अटेंड करना चाहते हैं, मैं जल्दी ही मैराथन सेशंस भी लेकर आने वाली हूँ रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए। तो आप जल्दी से मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। सो मैं जल्दी ही नई वीडियो आप सबके साथ लेकर आऊँगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।